हेलो नमस्कार प्रिय दोस्तों। जो हमारा मॉक टेस्ट चला हुआ था उसका पार्ट नंबर 2 आ गया है। वो वीडियो वहां से रुक गई, हमने इसको आगे से यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। इसी क्वेश्चन के ऊपर हमने उसको रोका था 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो जो भी एसएससी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट चैनल के ऊपर चले हुए हैं, उनको जाके देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे लिए है। सेंट्रोइड निकलवाना चाह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। पी क्यू आर इज एल दे रखा है, एल है, पी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ पी एल। निकालिए भाई। 1 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, जल्दी से आप इसको करके बताएंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है। सबसे पहले सेंट्रोइड क्या होता है ये चीज सीखनी जरूरी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है तो दैट मीन ये है कि भाई सारी की सारी साइड क्या रही है, बराबर रही है। जो इसकी रही है साइड वो इसकी भी रही है, वो इसकी भी रही है। सेंट्रोइड में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर ये इन्होंने दे ही रखा है कि ये एल है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो ये जो पी एल है ये बराबर होगा एक क्यू एल के और एल आर के। और इसी से अगर ये सब बराबर हैं तो ये एक किस ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, एक ये ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, क्योंकि सारी की सारी रेडियस क्या है, इक्वल दे रखी है। सारी की सारी रेडियस क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। मेरे लिए सब रेडियस क्या दे रखी है, बराबर बराबर मेरे को देने का इन्होंने काम कर रखा है। ठीक है। तो इसकी जो साइड है, पी क्यू की जो साइड है, अब वो 6 दे रखी है, ये भी 6 दे रखी है, ये भी 6 दे रखी है। तो एक तरह से हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है, इन सर्कल की रेडियस पूछना चाह रहा है। तो जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, ए अपोन में √3 के बराबर ये वाली आएगी। तो आर इज इक्वल टू 6 अपोन में √3। लेकिन ऐसा तो हमें कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, या फिर √3 इंटू √3 अपोन में √3। √3 से √3 काट दूंगा तो 2√3 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। और 2√3 का मतलब ऑप्शन सी जो है ये मेरे लिए बन जाएगा। तो जो पीएल की पूछ लो या क्यूएल की या एलआर की, ये क्या बन जाएगी, 2√3। ये 2√3 मेरे लिए वैल्यू बन जाएगी। ये सेंट्रोइड बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आगे देखिए भाई। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है। 90 प्लस 30 हम करेंगे, लेकिन हमें एक बात का पता है कि जब भी कोस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, तो कोस की नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव एक ही वैल्यू दे रखी है मेरे को। वैसे भी कोस 120 की -1/2 होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो, हमने पढ़ा है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कोस पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 90, 90 से 180, 180 से 240, 240 से 360, ये क्वाड्रेंट बनते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव रहेगा, तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, -0.5 डिग्री। आगे देखिए। 4x का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू 6 है। 4x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर है 40, एक्स वाई की वैल्यू बराबर है 6। 2x प्लस में y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। या तो आप इसको इक्वेशन से सोल्व कीजिए, या कोई डायरेक्ट एक ऐसी वैल्यू निकालिए जहां आपको लगता है कि शूट हो रही है इसके अंदर। 1 और 6 मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं। अगर मैं x को 1 रख रहा हूं, y को 6 लिख रहा हूं, तो यहां पे शायद तो 1 का स्क्वायर या 6 और 1, हाँ 6 और 1 दोनों में से एक शूट करेंगे। 4 प्लस में 36, 40। ठीक है, 1 और 6 शूट कर रहे हैं भाई। ठीक है, 1 और 6 क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ये वाला 4 बनेगा, ये 36 बनेगा, लग रहा है बिल्कुल। तो x 2x प्लस में y, यानी कि 2 × 1 प्लस में y, y का मतलब 6, 8 इसका आंसर बन जाएगा। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो वैल्यू आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सी यहां से बन रही है। 3 और 2 भी बन रहे हैं, 3 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 चौके 36। हाँ, 3 और 2 भी बन रहे हैं, तो यहां से 3 दूनी 6, 2 8 भी बन रहा है। कोई भी लगा लीजिए आप, सारी वैल्यू इसके अंदर शूट हो रही है। 20वां क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स के मैंने 5 7 10 क्वेश्चन वहां पे कराए थे, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके एक क्वेश्चन बेहतरीन बनता है। यहां से कीजिए भाई। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया 25 पैसा, 50 पैसा, ₹2 और ₹5 के। नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। यहां से पूछा, सबसे पहले तो मैं दिखूंगा इनकी नेचर कैसी है, कि भाई किस प्रकार के कॉइन है। तो 25 पैसे का एक कॉइन है, उसके बाद 50 पैसा, उसके बाद ₹2 के, उसके बाद ₹5 के, ये वाले दिए गए हैं। आगे देखिए आप। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपया, जिसको हम बोला करते चवन्नी। 50 पैसे का मतलब अठन्नी, है ना, यानी कि ₹1/2, आधा रुपया। यहां पे ₹2,
यहाँ पे ₹5। अब इनकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो दे रखी है कि ये 5 के रेशियो में है, ये 4 के रेशियो में है, ये 3 के रेशियो में है और ये 1 के रेशियो में है। टोटल अमाउंट अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक बाई चार के 5 रुपए रहे हैं मेरे पास, 1/2 के 4 रहे हैं, 2/2 के 3 रहे हैं, 5 के 1 रहा है, टोटल पैसा बनाना मेरे लिए जरूरी है। अमाउंट निकाल रखी है, यहाँ पे चेक किया करो कि पैसा दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हैं, अमाउंट दे रखी है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये इनकी नेचर है, और इनको अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास टोटल पैसा कितना बनना चाहिए, 285, 285 रुपया मेरे पास बनना चाहिए। चलो इनको 285 बनाने का काम करते हैं। ये मेरे पास बन जाएंगे 5x अपॉन में 4 प्लस में ये मेरे पास बन जाएंगे 2x, ये मेरे पास बन जाएंगे 6x और ये मेरे पास बन जाएंगे 5x। मैंने रेशियो उठा के सबको x में लगा लिया है और ये बराबर है किसके, 285 के, 285 के ये बराबर वैल्यू आने लग रही है। 5x तो यूं का यूं, प्लस में 8x, प्लस में 24x, प्लस में 20x और ये 4 भी वहां ले जाता हूं मैं। 285 इंटू में क्या बन जाएगा, 285 इंटू में 4, 5 और 8 13 और 24 37, 37 और 20 कितना बनेगा 57। 57x की जो वैल्यू है वो 285 इंटू में 4, 57 को भी यहाँ ले आता हूं मैं, 57 को यहाँ ले आता हूं मैं। अगर मैं इसको 5 बार में गुना कर रहा हूं तो पूरा पूरा जा रहा है, 57 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू पूछी है तो किससे पूछी है मेरे से, 25 पैसे और 5 के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर। तो 25 पैसों की जो संख्या होगी, अगर x की वैल्यू 20 आई है तो ये तो 100 कॉइन रहे होंगे, और 5 वाले कितने रहे हैं 20, इनका डिफरेंस कितना रहा है 80। 80 का मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरे लिए आया है, 80 का मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरे लिए यहां पे आने लग रहा है। कॉइन डिमॉन्स्ट्रेशन वाले क्वेश्चन इनको बोलते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स, जो जो इनकी वैल्यू है मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल पैसा निकालिए, टोटल पैसे से आप रेशो निकालिए, x की वैल्यू 20 आ रही है, उसके बाद आप सबका सम कीजिए और आप देखिए कि x की वैल्यू 20 आने के बाद यानी कि 25-25 पैसे के 100 कॉइन रहे होंगे, 50 पैसे के 80 कॉइन रहे हैं, 2 रुपए के 60 कॉइन रहे हैं और 5 रुपए के 20 कॉइन रहे हैं। आप जोड़ लोगे तो यही पैसा आपके पास बन जाएगा। आगे देखिए, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सलोनी इन द 4 पेपर्स, 1 2 3 4। मैं ना बहुत बढ़िया तरीके से आपको एवरेज को बताने का काम करता हूं, मत किया करो मल्टीप्लाई, मत किया करो डिवाइड, एवरेज हमें यही तो कहती है कि सबको बराबर बनाना, इक्वल बनाना है। इसका मतलब इस पेपर में भी 51 नंबर बना दिए, इसमें भी 51 बना दिए, इसमें भी 51 बना दिए, इसमें भी 51 बना दिए। अब 5वां पेपर जो उसका था, 5th जो पेपर आया उसका, उसमें इसके 56 नंबर आ गए, यानी कि +5 आ रहे हैं। तो एक नंबर ये अगर इसको दे देगी, एक इसको दे देगी, एक इसको दे देगी, एक इसको दे देगी और एक यहां रख लेगी, तो भी तो 51 ही आए ना। अरे 51 प्लस में 5 ही 56 होता है, यानी कि उसकी जो एवरेज है पांचों के पांचों पेपर के अंदर होने के बाद अब वो एवरेज की क्या हो जाएगी 52 हो जाएगी। सबके अंदर एक 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 बढ़ चुका है, यानी कि 52 अब नई एवरेज वहां पे मिल जाएगी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कीजिए 22 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी मिलके कोई काम को 48 दिन के अंदर कर रहे हैं। ए जो है वो 4 गुना एफिशिएंट है बी से, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तुमसे ये पूछा गया है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तुमसे ये पूछा गया है, निकालना है भाई। चलिए, ए और बी ने कंप्लीट काम किया 48 दिन के अंदर। ए प्लस बी अगर काम को लगे रहे हैं तो काम बन गया है 48 डेज के अंदर। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। क्या लिखा हुआ है कार्य क्षमता के अंदर, ए इज 4 टाइम्स एज वर्क एज बी। ए रेशियो बी अगर मैं निकालूंगा तो जब तक बी एक काम करेगा ये कितने काम कर देगा, 4 काम कर देगा। ठीक है, ए इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट, यानी कि ये 4 काम कर रहा है तो ये एक काम कर रहा है। ये जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा आएगा, तो ये क्या बनेगा 1:4 बनेगा। क्या बनेगा 1:4 बनेगा। टोटल मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टोटल मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम। तो 5 काम अगर एक दिन में कर रहे हैं तो 48 दिन के अंदर कितना काम करेंगे 240, 250, 250 में से 10 240, 240 वर्क ये कर लेंगे।
अब यही काम किसको करना है, बी अकेले को करना है। अगर ये एक दिन में एक काम करता है 240 काम करने के लिए 240 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर बन जाएगा। वेरी गुड भाई। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन दी कंप्लीट दी वर्क, हाँ जी यही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 18x माइनस में 72y प्लस में 13 बराबर है 0 एंड 7x माइनस my माइनस 17 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका। तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास केस होता है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, और लाइन कैसी बन रही थी, पैरेलल। अगला केस था a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और लाइन बनेगी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सिर्फ एक जगह पे कटती हुई लाइन मिलेंगी, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तीसरा केस है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसी इक्वेशन का। पूछा यही गया है मेरे से। तो a1 a2 होता क्या है, किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस में by प्लस में c, यानी कि पहले वाली टर्म a दूसरे वाली b। उठाइए 18, अब 18x की वैल्यू यहां से गई, 18x माइनस में 72y प्लस में 13, 18x माइनस में 72y प्लस में 13 बराबर है 0। अगली दी गई है 7x माइनस में my माइनस में 17 बराबर है 0। a1 बाई a2 18 बाई में 7 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, यानी कि माइनस का 72 अपॉन में माइनस का m, काट दिया मैंने। m की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, 72 इंटू 7 अपॉन में 18, 18 चौके 72, 7 चौके 28, 28 आंसर आ जाएगा। मैंने तीनों के तीनों लिखवा दिए ताकि पेपर के अंदर कोई भरोसा नहीं है ये पूछे या ये पूछे। तीन केस बनते, तीनों लिखवा दिए हैं। इसके अंदर लाइन पैरेलल बनेगी, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन, या पैरेलल लाइन कह रहा हूं मैं, पैरेलल नहीं बनेगी, इसके ऊपर लाइन बनेगी ओवरलैपिंग लाइन, यानी कि इसी के ऊपर ये लाइन आती हुई नजर आएगी, एक के ऊपर ही दूसरी। इस केस के अंदर बनेगी पैरेलल लाइन, कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके ऊपर तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन बनेगी, एक के ऊपर एक लाइन बनती हुई जाएगी, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, एक सेकंड में आप लगा दोगे, देखते ही लगा दोगे। जिसका ये 4 हाथ उठा है सबने गलत किया, डिस्काउंट दे रखा है 19% का आएगा, 21% का आएगा। सोच समझ के थोड़ी सी चीजों का, वाह जी वाह। मैंने कितनी बार बताया कि डिस्काउंट का सम कभी भी उसके सम से ज्यादा नहीं जा सकता है दोस्त, इसीलिए तो ये रणनीति अपनाई जाती है। इसीलिए डिस्काउंट क्या कह रहा था तुम्हें, डिस्काउंट कह रहा था a प्लस बी माइनस में ए बी वाई में 100, प्लस नहीं कह रहा है तुम्हें, माइनस। या दूसरा केस क्या था, 10% का मतलब कितना है, 1/10, 10 से वैल्यू 9, 10 से वैल्यू 9, 100 से वैल्यू 81, यानी कि 19। सारे मारे गए दोस्त तुम तो यार, और करवाए पे पानी फेरते तुमने। 21 बोल गए है ना, 19%। कितनी बार कहा कि कभी भी रियल डिस्काउंट इन दोनों के सम से हमेशा क्या आएगा, छोटी वैल्यू आएगी, बड़ी आ ही नहीं सकती। क्या कर दिया यार। 25वां क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट ऑफ 24√3 फीट हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप was 60 degree. If the foot of the pole was 60 feet away from the foot of the tower, what the falls was tower? कितने के ऊपर आ रहा है देखिए एक बार। सबसे पहला काम करेंगे इसकी इमेज बनाने के लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल, एक कोई पोल है 24√3, ये इसकी हाइट है 24√3। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर वाज 60 डिग्री। एक कोई एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का रहा है, 60 डिग्री का रहा है। इफ द फुट ऑफ पोल वाज 60 डिग्री अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये कोई टावर रहा है यहाँ से, इसके दोनों के बीच में 60 फीट की रही है, तो कह रहा है व्हाट टावर वाज द फुट ऑफ द टावर, व्हाट टॉल वाज द टावर, टावर की हाइट हमसे पूछी गई है। एक सीधे शिखर के, एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का
फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24√3 फीट हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर वाज 60 डिग्री। कोई एक ऐसा टावर इससे भी ऊंचा रहा है, यहाँ का जो एंगल इसने बनाया है ये 60 डिग्री बनाया है। तो अगर ये 24√3 है, ये भी 24√3 ही रही होगी। ये कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। इस टावर की हाइट हमसे पूछी गई है कि ये टावर की हाइट कितनी रही होगी। 60 डिग्री रहा है, 60 सेंटीमीटर ये रहा है। तो बिल्कुल हम इसके नाम रख देते हैं ए बी सी और ये डी, इनका ही हमारे को यूज आना है। तो अगर मैं कहूं कि टेंजेंट 60 की वैल्यू मेरे को पता है और टेंजेंट 60 होता है पी अपॉन में बी के, यानी कि √3 की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी सर, ये अपना परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन में बी डी। ए बी की वैल्यू आएगी 60√3, ये किसकी वैल्यू आई? 60√3 इसकी वैल्यू आई है। पूरे टावर की लेंथ पूछी है तो 60 के अंदर 24 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 60 प्लस में 24, 84√3। ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है भाई? ए ऑप्शन है, ये आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। बच्चों से देखो 60√3 दे रखा है, 60√3 तो सिर्फ यहां से ऊपर वाली हाइट होगी, जमीन से भी तो नीचे आया है ना टावर, तो ये दोनों की क्या होगी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, यानी कि 84√3 इसका आंसर बन जाएगा। मोड पूछना है। मोड वो टर्म होती है जो किसी डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, उसी को मोड बोलते हैं। तेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, दो बार। 15 रिपीट हो ही नहीं रहा है, काट दो। 31 रिपीट, अच्छा ऑप्शन ही उठाया करो। 31 काट दिया तुमने। 30 एक बार हो रहा है, काट दो। 28 एक बार हो रहा है, काट दो। चेक कर लेना, 27 आंसर मिल जाएगा। 27 देखो, 1 2 3, यही मिलेगा तुम्हें आंसर। नेक्स्ट देखिए, मोड वो टर्म होती है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई टर्म उस डाटा के अंदर मोड कहलाती है। 6 years ago the ratio of age of A to B was 7:5। आज से 6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9। व्हाट इज द एज एट प्रेजेंट? इनको करने का एक बहुत शानदार तरीका मैंने कराया था, और रेशियो चैप्टर मैंने जब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कराया, बहुत बढ़िया से मैंने यहाँ पे बताया था, और पेपर के बहुत कम नजदीक आपके लिए हैं। प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आप देखते इनको लगा दो। आज से 6 साल पहले की बात चल रही है, 6 years ago की, ठीक है, 6 साल पहले की। ए और बी का जो एज का रेशियो रहा है वो 7:5 रहा है। अब क्या कह रहा है? आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, तो बीच में एक समय आया होगा नाउ का, प्रेजेंट का, और ये समय आया है 4 साल बाद का, 4 years आफ्टर का, मतलब इससे 4 years, नाउ से 4 साल बाद का। यहां पे इनकी एज का रेशियो हो रहा है 11:9। मैं बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा तुम्हें इसको करने का, बड़ा शानदार तरीका लगेगा। आज मेरी उम्र मान के चलो जितनी भी है, 25 साल है, किसी की 30 साल, हम दोनों की एज में 5 का डिफरेंस है। 20 साल बाद भी 5 का ही होगा, 50 साल बाद भी 5 का होगा, आज से 10 साल पहले भी 5 का ही रहा होगा। यानी कि एज डिफरेंस हमेशा कॉमन आना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो 7 और 5 का एज डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 11 और 9 का भी कितना आ रहा है? 2। बिल्कुल सही स्टिक बैठा है पहले से ही। अब ये काम तुम्हें कई बार करना पड़ता है, इस क्वेश्चन के तो ऑलरेडी कराया करो है। यहां पे भी एज गैप 2 है, यहां पे भी 2 है, यानी कि डाटा बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के बीच में एज गैप कितने का आ रहा है? 4 का। इन दोनों में भी कितने का आ रहा है? 4 का। 4 की वैल्यू 10 है, ये जरूरी है, क्योंकि 6 साल पहले और 4 साल आज के बाद, टोटल सम कितना आ गया? 10 साल। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ईयर। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/4 यानी कि 2.5। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। तो पूछा गया है ए की प्रेजेंट एज, या तो ये निकाल के 7 निकाल के 4 जोड़ दो इसके अंदर, मैं यही करता हूं। 2.5 गुणा में 7, 2.5 गुणा में 7, तो 7 दूनी 14, और 3 और इसके अंदर जोड़ना, 25 सत्ते 125 होता है क्या? छिका 150, 175, यानी कि 17.5 ईयर। लेकिन आज की पूछी गई है प्रेजेंट की, यानी कि इसके अंदर 6 साल और जोड़ दूं, तो 17 के अंदर 6 जोड़ते ही 23 बन जाएगा, 23.5 साल राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। 23.5 साल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या कहा मैंने? एज का डिफरेंस चेक किया करो, अगर सेम नहीं होता तो क्या करते? मान के चलो ये ऐसा कुछ होता 7:4 और ये होता 11:9, एज डिफरेंस यहां पे 2 का, यहां पे 3 का,
तो इस वाले डाटा की मल्टीप्लाई 2 के साथ और इस वाले डाटा की मल्टीप्लाई 3 के साथ, इसको बनाते हम 14:8 और इसको बनाते 33:27। अब देखो इनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इनका भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो बनाना हमें डिफरेंस सेम बनाना पड़ता है। डिफरेंस सेम बनाया, उसके बाद मैंने चेक किया कि मेरे 10 साल बीत गए, लेकिन इनकी गाड़ी तो 4 साल पे अटकी हुई है। तो 4 की वैल्यू 10 साल, 1 की वैल्यू 2.5, 7 की वैल्यू 17.5 और आज की पूछिए प्रेजेंट की। 6 साल पहले अगर कोई बंदा 17.5 का रहा हो तो आज कितने का हो गया होगा? 23.5 साल का हो गया होगा। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पूरा मॉक टेस्ट हमारा होने वाला है। और अगर चैनल पे नए आप जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं। क्या बोला गया? मिस्टर दीपा देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी इफ she received 42,000 per month as his salary, what is the monthly expenditure? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, खत्म क्वेश्चन है। अगर कोई अपनी सैलरी का 30% रुपया सेव कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि 70% रुपया क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। बचत और खर्च के दोनों के सम को ही सैलरी बोला जाता है। बचत और खर्च के दोनों के सम को ही सैलरी बोला जाता है। और किसी महीने उसको 42,000 रुपए मिले तो पूछ रहा है उसका एक्सपेंडिचर, यानी कि 42,000 रुपए का 70% निकलवाना चाह रहा है आपसे। 70%, 7 दूनी 14, पीछे 4 आना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। 29,400 रुपया उसका क्या रहा होगा? ये अमाउंट उसने किया होगा। 29,400 रुपया उस महीने का उसका खर्चा हुआ होगा। ठीक है। जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आती हैं सारी की सारी आपको यहां देने का काम जो है ना इस मॉक टेस्ट के अंदर किया गया है। 29 क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाने का काम कर दो बहुत बढ़िया तरीके से। अमाउंट निकालनी है। इफ द सम ऑफ रुपीज 65 इज बीइंग बोरोड एट 10% पर एनम 2 ईयर और इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, लिया गया था पर एनम के ऊपर यानी कि वार्षिक के ऊपर, लेकिन जब इसका इंटरेस्ट लिया गया तो वो आधे साल हाफ ईयरली के ऊपर वो चीजें लेने का काम किया गया है। 6500 रुपया है। तो सबसे पहला काम प्रिंसिपल आपके पास कितना आ रहा है? ₹6500। 6500 रुपया आपके पास आने लग रहा है। 10% पर एनम फॉर 2 साल। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर पूरे साल में कोई 10% ले रहा है तो आधे में कितने लेगा? 5%। 5 का मतलब 1/20, यानी कि 20 से वैल्यू जाएगी 21 के ऊपर, 20 से वैल्यू जाएगी 21 के ऊपर, 20 से वैल्यू जाएगी 21 के ऊपर और 20 से वैल्यू जाएगी 21 के ऊपर। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो 16,000 बन गया। 16,000, 16, 1 2 3 4, 1,60,000। 21 21 21 की 21,952 गुना में 21, 194 481, 194 481। इनका डिफरेंस और बताइए क्या आएगा? 3 4 4 8 1। ठीक है। और यहाँ पे 16,000 की वैल्यू 6500 दी गई है। इनका कंपैरिजन देखो कितने पे से हो रहा है। 16,000 की वैल्यू 6500, मतलब 1,60,000 की वैल्यू 6500, 1,60,000 की वैल्यू 6500 है। तो एक की वैल्यू बनेगी 6500 डिवाइड बाय में 1,60,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो और गुना में करना है 3481, तो 65 अपॉन में और गुना में 3481। इसकी वैल्यू देखना भाई। 13 पंजे 5 से 13, 5 से 3 से 5 से 15 बच गया, 1 5 दूनी 10, 320। और देखो इसको सोल्व करके कितने बार वैल्यू आ रही है, इसको सोल्व करना है। 13 अपॉन में 13 गुना में 3481 अपॉन में 320। अच्छा, अमाउंट ही निकालनी है क्या? अमाउंट ही निकालनी। 19,800, 1,94,481 की वैल्यू निकालनी है भाई। 13 अपॉन में 320 और गुना में 1,94,481। चलाओ तुम पेन, शराबी की तरह हाथ हिलने लगे भाई। 194,481, 7900। ठीक है, ये 7900 आ रहा है। 7900 इसका, यानी कि ये अमाउंट बन गई होगी।
एक और तरीका भी आप इसको यूज के लिए यूज कर सकते हैं, 5-5% का a प्लस बी करके, कि अगर 5+5 रही है, प्लस में 5 × 5 गुणा में 100 रही है, एक बार ये, अगली बार भी ये, फिर इन दोनों को और जोड़ लो। तो वो भी आप कर सकते हैं। एक आधी बार ऐसा डाटा आ जाता है क्वेश्चन के अंदर कि आपसे चीजें करवा लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई नंबर, और ये आप थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन मान के चले मेरी तरफ से, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ है ही नहीं, पीछे 6 यानी कि 5 से होने से रहा। ठीक है, 11 का देखिए आप, 16 का मतलब 8, 8 का मतलब कितना होते हैं पीछे की 3 डिजिट, 8 एकम 8 और 16 56 से भी हो रहा है। इनमें से कौन सा नंबर, अगर 16 से हो रहा है तो पहले 8 से होना चाहिए, यानी कि 8 का चेक कीजिए, 8 से ही हो रहा है ना, 11 से तो नहीं हो रहा होगा, यही बन जाएगा। ठीक है, 8 से कंप्लीटली हो रहा है। तो ये मॉक टेस्ट हमारा आज के लिए 30 क्वेश्चन इसके अंदर थे, बेहतरीन 30 क्वेश्चन लगाने का हमने काम किया। 2 पार्ट इसके बने हुए हैं, अगर पहला पार्ट कोई नहीं देख के आया है तो वो जरूर एक बार जाके चेक करें, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। और उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।